देखिए, जल जो है सृष्टि के लिए, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे कितना जल है। लगभग 70-75% जल ही है। आपकी बॉडी में 75% क्या है? जल ही है। और जल के अंदर आपकी बॉडी को बैलेंस करने की क्षमता होती है, आपके तापमान को मेंटेन करने की क्षमता होती है। और क्या होता है? जल चीजों को जोड़ता भी है। कैसे जोड़ता है? जैसे सीमेंट होता है, पानी होती है, मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है? एक दीवार बन जाती है। देखिए लिखा हुआ है, यदि जल ना होता तो बालू और सीमेंट, मिट्टी इत्यादि के संयोग से सुंदर भवन बन सकता नहीं। बनना सक सुंदर भवन बन सकता था? बताइए। तो नहीं बन सकता। तो इस सृष्टि में अन्य तत्वों की तुलना में जल तत्व का परिणाम अधिक मापा गया है, माना गया है। हमारे शरीर में भी जल प्रतिशत सबसे अधिक है। और सृष्टि का जल तत्व संपूर्ण बेस है। हमारे जीवन का बेस क्या है? जल तत्व ही है। क्योंकि पेड़ पौधे को ग्रो करने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अग्नि तत्व के प्रमुख गुण दाहकता को संतुलित एवं नियंत्रित करने के लिए हमें एक शीत गुण की आवश्यकता पड़ती है, जो जल तत्व का प्रमुख गुण है। चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति जल के कारण ही संभव हो पाती है। और अत्यंत कठोर से कठोर तत्व भी जल के संयोग से आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा, यदि जल नहीं होता तो बालू और सीमेंट के संयोग से सुंदर भवन बन सकता था? वस्तुतः क्या होता है, जल तत्व जो है चीजों को जोड़ने की क्षमता, ये सब आपस में मिलकर एक सुंदर भवन का निर्माण केवल और केवल जल के कारण ही करते हैं। जल ही उसको जोड़ता है। यानी अगर आपके बॉडी में जल तत्व प्रचुर मात्रा में है, यानी आपके बॉडी में जल बैलेंस है, तो आपके रिश्ते मधुर होंगे। आपसे झगड़ा नहीं होगा। आपसी झगड़ा बहुत कम होगा। आप जहां भी जाएंगे, आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए घर में बहुत क्लेश वगैरह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जल तत्व पे ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि आपको जल वाला फिंगर जो है हमारा, कौन सा है? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर या राइट इंडेक्स फिंगर है? जल का फिंगर राइट है सर। राइट इंडेक्स फिंगर है। तो राइट इंडेक्स फिंगर के तीनों पे, राइट इंडेक्स। जी जी, राइट इंडेक्स फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी लगा देंगे तो लड़ाई झगड़े घर में बंद हो जाएंगे। साथ में आपका किडनी और यूरिनरी ब्लडर भी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जल तत्व को बैलेंस करते हैं। और हमारे शरीर में विद्यमान सभी तरल पदार्थ, फ्लूइड, शरीर में जल के रूप में है। हमारे शरीर में बहुत सारे फ्लूइड हैं जो जल का ही एक प्रकार है। जीवन में रस का संचार जल तत्व के कारण ही हो पाता है। और जल के अभाव में जीवन जो है निरस हो जाता है। शरीर सूखता चला जाता है, बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी फ्लूइड सूख जाते हैं। ये सब जो है सिम्टम्स जल के ही कारण होता है, जल के अभाव के कारण ही होता है। जीवन में प्रेम और स्नेह, मृदुता इत्यादि सकारात्मक गुणों का समावेश जल तत्व के कारण ही होता है। अभी हमने इस पे बात की, आप लोगों ने सुना। अग्नि और जल न केवल इस सृष्टि में बल्कि हमारे शरीर में भी एक दूसरे को नियंत्रित करने का अद्भुत संतुलन स्थापित करते हैं। यानी कि आपके बॉडी में अगर फायर ज्यादा हो जाएगी और जल कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। और जल अधिक हो जाए तो एडिमा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है पैरों में। आप सब जानते हैं। तो जब भी पैरों में स्वेलिंग हो जाती है
तब भी हमें जल तत्व पे ध्यान देना चाहिए। और जल तत्व पे जब ध्यान देंगे तो हमारा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जल तत्व से संबंधित ऑर्गन है, आप सभी जानते हैं। तो इसका संतुलन जो करेगा हमारा जल तत्व ही करेगा, तो जिसके कारण इस सृष्टि का संचालन अच्छे से हो पाएगा। तो ये महत्व है जल के। इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जल की फिंगर में आके ट्रीटमेंट देंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। पृथ्वी तत्व का क्या रोल है वो आगे जानते हैं। पृथ्वी इस संपूर्ण संपूर्ण सृष्टि का आश्रय है ना। पृथ्वी तत्व, आप कहाँ रहते हैं, हम सब लोग कहाँ रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं। आधार अथवा अधिष्ठान भी है। जिस प्रकार आकाश ऊपर के आवरण के रूप में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी नीचे से संपूर्ण सृष्टि का आधार बनकर क्या करता है, संरचना प्रदान करता है। हम जो भी कुछ करते हैं पृथ्वी पे फेंक देते हैं, हम सारा कचरा भी फेंकते हैं, वहीं रहते भी हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, और पृथ्वी हमें कभी कुछ नहीं कहती। तो एक तरह से हम पृथ्वी पे बोझ ही तो है। सारा भार आपका पृथ्वी ही सहन करती है और आपको संरक्षण बेस के रूप में देती है। हम सबके लिए पृथ्वी उस ममतामयी माँ के समान है जिसकी गोद में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं और हमारा पालन पोषण हुआ है। पृथ्वी तत्व महाभूतों में क्रम में अंतिम होने के कारण अपने अंदर पूर्ववर्ती सभी तत्वों के गुण समाहित हैं। ये आप सभी जानते हैं। ये 5 महाभूत जो है उसमें ये पृथ्वी तत्व यानी फिजिकल एलिमेंट के अंदर ये लास्ट वाला तत्व है, और इसके अंदर वो सारे तत्व विद्यमान होते हैं। पृथ्वी पे आपको जल भी मिलेगा, पृथ्वी पे आपको हवा भी मिलेगी, पृथ्वी पे आपको अग्नि भी मिलेगा, पृथ्वी पे ही आपका आकाश भी बनता है। तो इसमें सारे तत्व क्या है, समाहित है। पृथ्वी में सारे गुण समाहित हैं। पृथ्वी के प्रमुख गुण है संघात और स्थिरता और भारीपन। अगर कोई व्यक्ति स्टेबल नहीं है और आपको उसको स्टेबल करना चाहते तो आपको उसके अंदर भारीपन लाना है। बहुत हल्की हल्की बातें करता है, तुरंत बदल जाता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसको स्थिर करना है। तो आपको ट्रीटमेंट कहाँ देना है, पृथ्वी तत्व से संबंधित फिंगर पे। पृथ्वी तत्व से संबंधित फिंगर कौन सा है, आप लोग बताएं। राइट हैंड रिंग रिंग फिंगर। फिंगर। राइट रिंग फिंगर जो है हमारा पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी तत्व से संबंधित ऑर्गन कौन कौन से हैं आप लोग बताएं। स्टोमक एंड स्प्लीन। स्टमक एंड स्प्लीन है। तो स्टमक और स्प्लीन जो है आपके पृथ्वी तत्व से संबंधित है, और इसके लिए हमें इसका ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आप भोजन करते हैं सबसे पहले क्या बिगड़ता है, आपका स्टमक और स्प्लीन ही बिगड़ता है। तो हमें सबसे पहला उपचार जो है स्टमक और स्प्लीन पे ही देना चाहिए। और अर्थ जो है आपका वो वाटर को भी कंट्रोल करता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि पृथ्वी जो है उसमें सारे तत्व विद्यमान है। तो पहला ट्रीटमेंट हमें अगर करना हो तो वो फिंगर नंबर 5 पे ही करना चाहिए। उसके बाद हम चाहे तो अगर उससे ट्रीटमेंट से ठीक अगर नहीं होता है व्यक्ति तो हम बाकी जगह भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं उससे संबंधित जगह में। तो ये पृथ्वी है, और जहां वायु और चंचलता और गतिशीलता का द्योतक है वहीं पृथ्वी स्थिरता और जड़त्व का द्योतक है। यानी किसी को चक्कर आ रहा है तो आप इस फिंगर में भी ट्रीटमेंट मेथी की पट्टी लगा करके कर सकते हैं, उसको स्टेबल करने का काम करेगा।
हमारे शरीर में विद्यमान अस्थियां पृथ्वी तत्व का द्योतक है। अस्थियां मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होता है अस्थियां? हड्डियां ना। वहीं पृथ्वी पृथ्वी स्थिरता का जड़त्व का द्योतक है। हमारे शरीर में विद्यमान अस्थियां भी पृथ्वी तत्व का द्योतक है और शरीर को ठोस आधार स्थिरता प्रदान करती है। यानी आपका बोन जो है वो 5 नंबर फिंगर यानी पृथ्वी तत्व से संबंधित है, यानी स्टमक और स्प्लीन से संबंधित है। अब जिन लोगों के स्टमक और स्प्लीन कमजोर होंगे उसके बोन ऑटोमेटिकली कमजोर होंगे, बोन मैरो भी कमजोर होगा, ब्लड भी नहीं बनेगा, ब्लड भी कम बनेगा, नींद ज्यादा आएगी, खाने के तुरंत बाद सारा ब्लड जो है स्टमक की ओर आ जाएगा और वो डाइजेशन डाइजेशन का काम करने लगेगा, क्योंकि स्टमक स्प्लीन जो है आपका कमजोर हो गया है, जिसके कारण आपको गहरी नींद भी आ सकती है। खाना खाने के बाद लोगों को अक्सर नींद आती है, तो उसमें हम लोग स्टमक और स्प्लीन का ट्रीटमेंट देते हैं जो उससे ठीक हो जाता है। चाइनीज एक्यूप्रेशर में आप सब लोग जानते हैं, चाइनीज एक्यूप्रेशर में आप सब लोग जानते हैं कि हम 6 पॉइंट लगा करके ट्रीटमेंट करते हैं। 6 पॉइंट SP3, SP6 और क्या है ST36, UB20, 21 और CB12। ये 6 पॉइंट अगर आप लगा देते हैं तो आपको स्टमक स्प्लीन से संबंधित कमजोरी खत्म हो जाती है, नींद आने लगती है, नींद आना ठीक हो इसमें जाता फिर से बता दीजिए, SP3 SP6 है, फिर से बता दीजिए। है। SP3, SP6, जी। CB12, ST36, UB20, 21, ये अगर आप पॉइंट लगा देंगे तो उसको नींद आना बंद हो जाएगा, स्टमक और स्प्लीन मजबूत हो जाएगी। ये 6 पॉइंट होता है, सब सफेद मैग्नेट लगाना है यानी टोन करना है इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट, बाकी आप इसमें पृथ्वी तत्व, यहाँ आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, तो इस जॉइंट पे 3-6 टोन, 4-5 सीडेड, 0 टोन, 9 सीडेड भी कर सकते हैं स्टमक स्प्लीन के ज्वाइंट पे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो भी रिलीफ आ जाएगा। और जो लोग मतलब जिन लोगों के स्टमक स्प्लीन कमजोर होगा उसका आप टंग अगर देखेंगे तो टंग के दोनों तरफ जो है टूथ मार्क टंग होगा, मार्क होगा, ठीक है। तो इससे भी आप पहचान जाएंगे, किसी दिन टंग डायग्नोसिस दिखाएंगे, टंग भी दिखाएंगे कि आप सबसे पहला काम आपको स्प्लीन स्टमक को ट्रीटमेंट करना है। तो हमने 5 महाभूत तत्वों को इस सृष्टि के में अपने शरीर में पहचानने का प्रयास करना है। आपको ये पहचानने की कोशिश करना है कि कौन सा तत्व इम्बैलेंसेज है। इन तत्वों को जानते कैसे हैं? जिस प्रकार हम सामान्य जीवन जीते हैं, किसी भी वस्तु व्यक्ति को उसके गुण के आधार पर समझते और जानते हैं, उसी प्रकार हम 5 तत्वों को उनके गुण के आधार पर भी समझते और जानते हैं। प्रश्न उठता है कि ये गुण किस माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं? हमारी इंद्रियां ही गुणों का ग्रहण और आधार है, इसीलिए गुणों को, इंद्रियों को ग्राह्य माना जाता है। हमारे शरीर में इंद्रियां 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां संख्या 5 है और कर्म इंद्रियों की संख्या भी 5 है। ये एक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है, बचपन में आप लोग पढ़ते थे तो ये आपको सिखाया जाता था। एक बार अभी रिसेंटली की बात है, हम लोग इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान में गए थे, वहाँ कॉन्फ्रेंस था। तो आप लोग जैसे अभी 8 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, वो कोई बात नहीं। कुछ लोग पुराने एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी है, कुछ लोग नए भी है। मैं तो पुराना हूँ, बहुत सारे नए लोग हैं, कई लोग 4-4 सेमेस्टर किए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कई लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं। तो अभी आप में से कोई था क्या हमारे इलाहाबाद प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में? कौन कौन थे आप में से? मुझे लगता है ये राम सर सिंह, राम सिंह। हाँ राम सिंह जी के अलावा और कोई नहीं गया था। आप में से कोई गए हो तो बता सकते हैं। नहीं गया ना? नहीं गए। राम सिंह जी गए थे। राम यस सिंह सर। जी एक है हमारे प्रोफेसर सर है, उनका नाम है, क्या नाम है भाई, वो मुस्लिम है, उनका नाम है, कुछ नाम भूल गया हूँ, बड़ा अच्छा नाम है। आ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया हूँ मैं। उनका बहुत नाम है एक्यूप्रेशर के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो मैं सुना हूँ उनका फीस 1300 पर पेशेंट है, पर डे। तो उनका नाम बड़ा अच्छा नाम है, पेट में याद है, मुंह नहीं है, क्या नाम है। चलिए जो भी नाम हो, कोई बात नहीं, नाम याद आएगा बाद में बता देंगे। तो अभी उनसे पूछा गया था, वहां पे आप थे राम सिंह जी, अग्रवाल सर ने पूछ लिया था कि आप ज्ञानेंद्रियों का नाम बताइए, तो वो नहीं बता पाए थे। कई बार हमें पता भी होता है ना, और हम स्टेज पे जब टीचर लोग पूछते हैं हम बता नहीं पाते हैं, लेकिन ये सामान्य सी बात है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। जबकि उनका नाम बहुत है एक्यूप्रेशर के अंदर, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने भी उनसे पॉइंट पूछा था। तो ये जानने, छोटी छोटी जानकारी भी बहुत कई बार हम लोग फंस जाते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां हमारी कौन कौन सी है, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं? कान है, आंख है, त्वचा भी है, स्पर्श करते हैं ना त्वचा, जीवा और नासिका है। ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। वो काम इंद्रियां हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह से बोलने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ज्ञान ये जननेंद्रियां और ग्वादा द्वार, ये निष्कासन के लिए है, यूरिन और उसके लिए। तो हमने पूर्व में देखा था, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हमने इतनी चौड़ी लंबी बात है इसीलिए की ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हमने पूर्व में देखा प्रत्येक महाभूत के एक विशिष्ट गुण है और तन्मात्रा भी विद्यमान है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, और अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप है। जल की तन्मात्रा रस है तथा प्राप्त रस है। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध मानी गई है। और महाभूतों से संबंधित इन तन्मात्राओं को ग्रहण करने अथवा उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें शब्द का ज्ञान कान के माध्यम से होता है, यानी कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सॉरी कर्नेंद्रिया लिखा हुआ है, ये ज्ञान इंद्रिय का पार्ट है। कान आपने देखा, ज्ञान इंद्रिय का पार्ट। तो स्पर्श का हमें त्वचा से पता चलता है, रूप का हमें चक्षु से पता चलता है, आंखों से देख सकते हैं आपका कैसा रंग है, रूप है ना, पृथ्वी। रस का ज्ञान हमें जिह्वा से पता चलता है, और गंध का ज्ञान हमें नोस्ट्रल से यानी नासिका से पता चलता है। इसी प्रकार प्रत्येक महाभूत के गुण और ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग ज्ञानेंद्रियां और इन महाभूत से संबंधित एक एक ज्ञानेंद्रियों का संयोग करता है, और कर्मेंद्रियां भी है। कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम लोग दिन के सारे कार्य करते हैं, खत्म करते हैं, पूरे करते हैं। हाथ पैर शरीर की आवश्यकता अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। पैर चलने का कार्य करता है, मुंह भोजन ग्रहण करने और बोलने का कार्य करता है। ज्ञानेंद्रिया से संतान उत्पत्ति, सॉरी जन्मेंद्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है, कार्य संपादित होता है, और यूरिन वगैरह भी होता है, जिनके फलस्वरूप सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। आपका परिवार अगले पीढ़ी में बदल जाता है। गुदा द्वार के माध्यम से हम लोग मल का परित्याग करते हैं और वायु को भी छोड़ते हैं। ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों वस्तुतः हमारे पंच भौतिक जगत से जोड़ने का कार्य करती है, जिसके कारण सृष्टि का व्यवस्थित संचालन हो पाता है। दोनों क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियां पंच और कर्मेंद्रियां क्या करती है?
सभी तत्वों को आपस में जोड़ती है और हमारा सृष्टि चलता रहता है। हमारे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां किस के निर्देश पे कार्य करती है, इसका नियंत्रक कौन है? तो आयुर्वेद की दृष्टि में आत्मा शरीर में विद्यमान है और यही हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का निर्देशक और नियंत्रक है। आत्मा के माध्यम से इंद्रियों का संचालन और नियंत्रण भी होता है। पराभौतिक स्वरूप के 5 आयाम सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम व्यापदेश उत 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 शेषन, ये संस्कृत है, पहले हम पढ़ते थे अब भूल गए, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ दिया हमने। इसका हिंदी में देखिए क्या लिखा है। हमने 5 महाभूत तत्वों से संबंध में चर्चा करते हुए देखा था कि भौतिक यानी सत्ता फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ पराभौतिक यानी मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस भी इस सृष्टि में विद्यमान है और हमारा शरीर भौतिक और पराभौतिक सत्ता के अद्भुत संगम का एक विलक्षण उदाहरण है। वस्तुतः जिस प्रकार हमारा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के सहयोग से भौतिक जगत का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार 5 पराभौतिक तत्वों का सहयोग से पराभौतिक जगत का भी सृजन हुआ है। इन भौतिक और पराभौतिक सम्मिलित परिणाम ही सत्ताओं का सम्मिलित परिणाम ही है यह जड़ चेतनात्मक जगत, जिसमें सृष्टि की अभिव्यक्तियां अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। वास्तव में भौतिक और पराभौतिक अविभाज्य है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक के अभाव में दूसरा का अस्तित्व परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जिसे हम जड़ कहते हैं। इसमें भी किसी भी ना किसी अंश रूप में चेतना के रूप में विद्यमान है। सब में क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, चेतना है। एनर्जी मतलब चेतना, आत्मा। आत्मा भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप ही है। तो लकड़ी में भी ऊर्जा होती है, उसके अंदर भी आत्मा होता है, वो जलने का काम करता है, उसके अंदर भी गुण होता है। आइए देखते हैं इस जगत में पराभौतिक तत्व स्वरूप के 5 आयाम कौन कौन से हैं। आयामों का नामकरण निम्नलिखित है। ये पराभौतिक है, आपने अभी तक भौतिक पढ़ा है ना। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे काल दिशा मन आत्मा और तम। ऐसा भी हम कर सकते थे, तम पहले भी बता सकते थे, लेकिन ये सारे पराभौतिक में आते हैं तो ये एक साथ इधर दिए गए हैं। काल क्या है, कोई भी है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 9 से 10 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं, एक काल डिसाइड, समय को काल भी बोला जाता है। तो हम दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि कोई ना कोई घटना किसी ना किसी समय काल में ही घटित होती है। किसी वस्तु और सत्ता का अस्तित्व किसी ना किसी काल में ही होता है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु जीव का एक निर्धारण काल होता है। आप सबका भी एक काल डिसाइड है कि कल रात को 9 बजे से पढ़ना है, या आपको 50 साल जीना है, 100 साल जीना है, या कितने साल जीना है, ये भी एक काल निर्धारित है। और उस काल में भी निर्धारित है कि आपका 10 साल बचपन है, उससे लेके 40-50 साल आपकी जवानी है, उससे लेके 50 से लेके 70 साल आपका बुढ़ापा है, वो भी एक निर्धारित है। तो जिसके पश्चात आप अपने आप का अस्तित्व खो देते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है और एक निर्धारित समय काल के पश्चात उसका मृत्यु के कारण अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। कोई पुष्प आज खिलता है और 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुरझा जाता है। इसी प्रकार सृष्टि में उत्पादन और निर्धारण काल के पश्चात कलवलित हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खोते रहते हैं और पाते रहते हैं। काल एक महत्वपूर्ण प्राभौतिक तत्व है जो इस सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि और मानव जीवन को प्रभावित करता है। काल हमारे जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, निद्रा काल, भोजन का समय, अध्ययन का समय, प्रातः काल, सायकाल,
और दिन, पहर, घंटा, मिनट, सेकंड, इतने अनेकों रूप में काल निरंतर हमारे साथ विद्यमान रहता है। हम कभी भी इस काल के अवधारणा से बाहर नहीं निकल सकते। बिना समय का कुछ भी संभव नहीं है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रतिक्षण नियंत्रित और नियमित करता है। जैसे अब स्टमक में आपका भोजन जाएगा तो आपको सबको मालूम है 3 से 4 घंटे वहां रहेगा। तो भोजन का स्टमक के समय काल क्या है? 3 से 4 घंटे का है। हम लोग एक प्रति मिनट में सांस कितने बार लेते हैं? 16 से 17 बार नॉर्मल है सांस लेते हैं। पल्स आपकी 72 बार है। ये सब काल के नियंत्रण में है ये सब चीजें। और जब ये काल के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो आपको बीमारी हो जाता है। कई बीमारियां ऐसी होती है काल के हिसाब से हम लोग देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी 9 बजे ही प्रॉब्लम रोज हमें होती है तो हम जान जाएंगे कि 9 बजे वाला काल में दिक्कत है ना। सबको आलस आता है, सब खा के सो जाते हैं, क्लास कोई नहीं करता। चलिए कोई नहीं। दिशा इस जगत को निरंतर, अब सबसे इंपॉर्टेंट है काल का भी महत्व तब है। अभी आप काम करते जाइए, कौन से दिशा में काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दिशा भी सही होना चाहिए। जगत को निरंतर गतिमान इस जगत को निरंतर गतिमान माना गया है। किसी भी वस्तु और व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जगत की गतिशीलता के कारण ही संभव हो पाता है। नदियों में जल का प्रवाहित होना, पेड़ पौधों का बड़ा होना, पक्षियों का मुक्त आकाश में स्वच्छंद विचरण करना जगत की गतिशीलता के प्रत्येक उदाहरण है। प्रश्न है कि गतिशीलता का आधार क्या है? वस्तुतः दिशा बोध। दिशा आप लोग जानते हैं, आप लोग न्यूज की फुल फॉर्म जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है। तो ऐसे ही एक दिशा है, वो भी पृथ्वी पे दिशा का ही ज्ञान है। आप एक जगह से दूसरी जगह दिशा के कारण ही जा पाते हैं, नहीं तो खो जाएंगे। गतिशीलता का प्रत्यक्ष उदाहरण दिशा के कारण ही संभव हो पाता है। तो प्रश्न यह है कि गतिशीलता का आधार क्या है? वस्तुतः दिशा बोध के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अगर आपका सही दिशा निर्धारित नहीं होगा तो आपकी गतिशीलता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब भी हम गतिमान होते हैं तो किसी न किसी दिशा में ही गतिमान होते हैं। पेड़ पौधे की बढ़ने की अपनी एक निश्चित दिशा होती है। नदियों के जल की प्रवाहित होने का भी एक निश्चित दिशा है। हम अपने शरीर के विभिन्न क्रियाओं का यदि अध्ययन करें तो हम पाते हैं शरीर की समस्त क्रियाएं एक निर्धारित दिशा के आश्रय से ही संचालित होती है। भोजन ग्रहण करने से लेकर के निर्धारण दिशा में अग्रसर होता है। पूरे शरीर में हृदय के माध्यम से रक्त का संचार भी निर्धारित है। उसके वेन्स, उसके आर्टरीज निर्धारित है, उतने ही हैं। उसी दिशा में हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है। तो शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ हमारी मानसिक क्रिया, विचार, चिंतन भी एक निश्चित दिशा होती है। आपका विचार भी एक निश्चित दिशा में, चिंतन का भी एक दिशा होता है। तो स्पष्ट है कि इस जगत में हमारे शरीर के गतिशीलता के लिए, कोई भी क्रियाकलाप के लिए दिशा के अभाव में क्रियाकलाप नहीं हो पाएगा, चाहे वो गलत दिशा में जाइए या सही दिशा में। तो दिशा इस जगत के हमारे संपूर्ण सृष्टि गतिशीलता को नियंत्रित और निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आप लोग दिशा के बारे में समझ गए। अगर आपका बच्चा कोई गलत दिशा में चला गया है तो आप लोग दिशा से संबंधित फिंगर को ट्विस्ट करके ठीक करते हैं। अगर करेंगे तो वो बच्चा आपकी बात मानना शुरू करेगा, आपकी जैसे जिधर भेजेंगे वैसा वो जाना शुरू हो जाए। बच्चे के लिए हमने बताया। ऐसे ही मान लीजिए आपके किसी भाग में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो आपको पता चल जा रहा है उधर नमनेस हो रहा है या कोई पता चल गया, तो वहां पे हमें दिशा का भी ट्रीटमेंट करना होगा।
तो ये दिशा थी। अब मन है 1 मिनट में ये आईडी कटेगी, तो आप लोग दोबारा जुड़िएगा, तो हम आपको आगे बताएंगे।